ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद पहुंचाता है। और इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलती है यहाँ से, और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। कांग्रेस के सामने संकट की घड़ी, और जब कांग्रेस नेतृत्व को बार रूम में जुटकर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहिए, तब वह ऐसी यात्रा में जुटा है जिसके शायद ही अपेक्षित परिणाम निकले। देखिए, ये राजनीति से जुड़ा हुआ एडिटोरियल है, आर्टिकल है। अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो जरूर आप लोग ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन सर्कल के नाम से जो अपना टेलीग्राम है ना, उसी पर आपको मिल जाएगी। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि विमलेश चंद्र बनर्जी थे। संभव है एमएसपी की गारंटी देना, ये आप देखिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह लिख रहे हैं और किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा आर्टिकल है, और मैं कहता हूं कि किसी भी मुद्दे पर आप लोग सोच रहे हैं, उसमें कोई आर्टिकल आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ा न्यूट्रल होकर आप लोग पढ़ा करिएगा, और देख लिया करिएगा कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है वो क्या एक तरफा तो नहीं लिख रहा है, बीच का रास्ता अपना रहा है, पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। क्योंकि जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, अपनी तरफ से कुछ राय भी दे देते हैं। निबंध में भी इसी तरह का आप देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व 3 कृषि कानूनों के निरस्तीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी की मांगों को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 13 महीनों तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। अंततः सरकार ने 19 नवंबर 2021 को भी कानून वापस ले लिया। सरकार ने एमएसपी समेत अन्य मांगों के क्रियान्वयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, परंतु इस समिति ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकार की इस रवैये से निराश होकर किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद सरकार सक्रिय हुई, किसानों से 2 बार बात की जो सफल नहीं हुई। अंततः पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया और हरियाणा की सीमाओं पर आकर डट गए, जहां अवरोध लगाकर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद भी वार्ताओं के दौर हुए जिसमें भी बात नहीं बनी। सरकार ने अरहर, मसूर, और उड़द, मक्का और कपास पर 5 सालों तक एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। किसानों की मूल मांग है कि एमएसपी से कम फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो, यानी कि कोई व्यापारी या संगठन जब फसल खरीदे तो एमएसपी वैधानिक रूप से आरक्षित मूल्य हो, यानी कि एमएसपी पर कानून बन जाए, और इससे कम में अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और इससे कम मूल्य पर खरीद ना हो। एमएसपी का निर्धारण भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संपूर्ण लागत यानी C2 पर 50% मुनाफा जोड़कर हो, जैसा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी और जैसा कि प्रधानमंत्री का वादा भी था। और एमएसपी की गारंटी की मांग किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मांग का गणित समझना आवश्यक है। अभी देश में आप देखिए 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है, और इसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। 2023-24 में इन फसलों का एमएसपी पर कुल मूल्य लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बनता है। किसान स्वयं भी बड़ी मात्रा में फसलों का उपभोक्ता है, और वह लगभग 1/3 यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का फसल स्वयं के उपभोग, पशुओं के आहार, बीज, अन्न विनिमय आदि में इस्तेमाल करता है। कुछ हिस्सा कटाई, ढुलाई और भंडार में खराब हो जाता है। एमएसपी वाली फसलों में से करीब 10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फसलें ही बाजार में बिक्री हेतु आती हैं, और इसमें से गन्ना समेत सरकारी खरीद लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की है। बाकी लगभग आप देखिए 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की फसलें ही निजी क्षेत्र द्वारा खरीदी जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार व्यापारी एमएसपी से औसतन 25% कम पर फसलें खरीदते हैं। यदि एमएसपी की वैधानिक गारंटी हो तो व्यापारियों को अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए और अतिरिक्त भुगतान किसानों को करना होगा। यदि एमएसपी गारंटी के इस सारे खर्चे को सरकार उठा ले तो भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का ही अधिकतम खर्च आएगा, और यह राशि हमारी जीडीपी के आधे प्रतिशत से भी कम है। साफ है कि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका भी निर्मूल दिखती है। किसानों की मांग यह है कि सारी फसलें सरकार ही खरीदे। किसानों की मांग यह नहीं है कि सारी फसलें सरकार ही खरीदे, सरकार अपनी जरूरत भर की खरीदे करे, और किसानों की मांग निजी क्षेत्र या सरकार को सारी फसलें खरीदने के लिए बाध्य करना भी नहीं है। पर यदि कोई व्यापारी अन्य बाजार में उतरता है तो वह किसानों को एमएसपी वाली कीमत देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो। इस मांग को मानने से केवल व्यापारियों पर अंकुश लगेगा, और सरकार का 1 रुपया भी अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, और उल्टी अतिरिक्त धनराशि किसानों को मिलने से अर्थव्यवस्था में मांग के साथ रोजगार बढ़ने और निवेश के साथ टैक्स बढ़ेगा, और सरकार को व्यापारी हित से ज़्यादा किसान हित को संरक्षण देना चाहिए।
कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एमएसपी निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है, पर कई बार सरकार जनहित में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है। सरकार गन्ने का जो दाम घोषित करती है उसी पर निजी चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं। इसी प्रकार मजदूरों का शोषण रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी दर और राजस्व की सुरक्षा हेतु जमीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य और सेक्टर रेट घोषित करती है। इसी तरह फसलों की एमएसपी कर खरीद की गारंटी क्यों नहीं हो सकती है। और एक तरह यह भी दिया जा रहा है कि यदि एमएसपी बाध्यकारी रहे तो व्यापारी फसलें नहीं खरीदेंगे और किसान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार सारी फसल खरीदने को मजबूर होगी। क्या गन्ने का मूल्य घोषित करने से चीनी मिलें बर्बाद हो गई? क्या सारा गन्ना सरकार खरीद रही है? क्या न्यूनतम मजदूरी कानून से कोई उद्योग मजदूरों को रोजगार नहीं दे रहा है? चूंकि व्यापारी जिस मूल्य पर अनाज खरीदते हैं उस पर मुनाफा जोड़कर आगे बेचते हैं, अतः उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमएसपी कानून के चलते जब सरकार और व्यापारी एक मूल्य पर ही खरीदेंगे तो सरकार अधिक खरीद और भंडारण और वितरण की समस्या और इस कारण सरकारी खजाने पर पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से भी बचेगी। और जब सभी फसलें एमएसपी पर बिकेंगी तो किसान गेहूं धान के फसल चक्र से भी निकलकर आप देखते हैं कि अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाएगा और इससे हम दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे। यहाँ तक कि ध्यान रहे कि 2019 में कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स से घटाने के निर्णय से ही सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। एमएसपी बाध्यकारी बनाने से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि एमएसपी कानून बनने से अतिरिक्त राशि सरकार को नहीं चुकानी। व्यापारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह बड़ी रकम नहीं है। लेखक किसान संघ के अध्यक्ष भी हैं। एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए याद इसमें कि एमएसपी के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिए। बस इस तरह के आर्टिकल डेली लिखे जाएंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी आंदोलन चल रहा है। एमएसपी एक तरह से वह गारंटी की राशि है जो एक तरह से आप देखेंगे जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। और एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। और इसमें आप देखते हैं कि अगर हम लोग 3 प्रकार से उत्पादन लागत गिनी जाती, A2 होता है इसमें। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। A2+FL। इसके तहत A2 के साथ साथ आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 यह एक अधिक व्यापक लागत है इसमें क्योंकि इसमें अंतर्गत A2+FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति की किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह के मुद्दे जब भी चर्चा में रहते हैं तो एक बार उसके बारे में सामान्य जानकारी रखना है, बाकी आपको परेशान नहीं होना है। आत्मनिर्भरता का मंत्र। किसी भी सफल एवं असफल व्यक्ति के बीच अच्छी आदतों का एक बड़ा अंतर होता है। अच्छी आदतें व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ऐसी ही एक अच्छी आदत है अपना काम स्वयं करना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। महात्मा गांधी भी जीवन पर्यंत यही सीख देते रहे कि उनकी तमाम किताबों से लेकर अनुभवजन्य ज्ञान में यही बात सामने आती है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपना काम स्वयं ही करें। किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें क्योंकि निर्भरता मनुष्य को पंगु बना देती है। हम मनुष्य आत्मनिर्भर बन सकते हैं। छोटे बड़े जानवर या फिर पक्षी भी आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कोई भी दूसरा व्यक्ति उन्हें भोजन लाकर नहीं देता है। वे सीख ही अपने अधिकांश काम स्वयं करना सीख लेते हैं। हालांकि मानव जीवन के साथ अलग ही पहलू जुड़े होते हैं। मानव को जीवन के विभिन्न पड़ाव पर सहारे की आवश्यकता पड़ती है और अक्सर ऐसे सहारे अवरोधक का काम करते हैं। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता चाहता है तो इसके लिए उसे स्वयं ही परिश्रम करना होगा। कोई प्रशिक्षक कितना भी बेहतर सिखा दे किंतु परीक्षा की कसौटी पर विद्यार्थी को खरा उतरना है। जीवन में उसे ही सफलता मिलती है जो आत्मनिर्भर होता है। इसे सफलता का आधार भी कहा जा सकता है। और जब हम अपने जीवन में दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो वह कार्य कभी नहीं सीख पाते हैं। तब वह उपेक्षित काम भी बहुत बड़ा एवं दुष्कर लगने लगता है और एक समय के बाद असंभव और हमारे आत्मविश्वास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास को संबल प्रदान करता है और हमें आत्मनिर्भरता के इसी मंच को आत्मसात करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। विदेश मंत्री की खरी खरी। क्या? विदेश मंत्री की खरी खरी। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर
चर्चा के मंच रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार दूसरे दिन सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे को उठाते हुए जिस तरह पश्चिमी देशों के प्रतिकूल रवैये के साथ चीन की अड़ंगेबाजी का पुनः उल्लेख किया है। और आप देखते हैं कि और उससे यही स्पष्ट हुआ कि भारत इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। और जैसा जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे वह सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को जोर शोर से रेखांकित कर रहा है। ऐसा करके वह यही प्रकट कर रहा है कि विश्व समुदाय सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे की अनदेखी नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस समय समय पर भारत की दावेदारी का समर्थन करते हैं, लेकिन जहां वे इस संस्था में सुधार के लिए जरूरी प्रतिबद्धता का परिचय नहीं दे रहे हैं, वहीं चीन यह चाहता ही नहीं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। वह भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहा है और इसी कारण भारतीय विदेश मंत्री ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि सुरक्षा परिषद में सुधार की राय में सबसे बड़ी बाधा पश्चिमी देश नहीं है। और इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि उनका स्पष्ट संकेत चीन की ओर है। विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बना चीन अपनी संकीर्णता का त्याग शायद ही करे, लेकिन अन्य प्रमुख देशों को तो यह समझना ही होगा कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था अपना प्रभाव पूरी तरह खो देगी। वह पहले से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में विफल व असहाय साबित हो रही है। और चूंकि विदेश मंत्री जयशंकर यह मान रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार में लंबा समय लगेगा, इसलिए एक और जहां यह आवश्यक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश जारी रखे, वहीं दूसरी ओर अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के साथ अपनी सामाजिक सांस्कृतिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। जब भारत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से और अधिक सक्षम बनेगा तब विश्व के बड़े देशों के लिए उसकी अनदेखी करना कठिन हो जाएगा। जैसे सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़े और उसी तरह भारतीय उद्योग जगत को भी चीनी कंपनियों की तरह अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाना होगा। यह समय की मांग है कि अधिकाधिक भारतीय कंपनियों की गिनती विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हो। इसी के साथ भारत के लोगों को भी अपने कार्य व्यवहार को लेकर और अधिक सजग रहना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी देश की पहचान उसके नागरिकों के आचरण से भी बनती है। और वास्तव में भारत जितना समर्थ बनेगा वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का उतना ही स्वाभाविक दावेदार होगा। यूएनएससी के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 आपके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा और 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं। जब कोई प्रस्ताव पास कराना होता है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए स्थायी सदस्यों को। अगर इनमें से एक भी उस प्रस्ताव के खिलाफ रहता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। विकास की अवधारणा, धार्मिक पर्यटन प्रदेश के विकास में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहां हो रही चतुर्दिग प्रगति से समझा जा सकता है। और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 1 माह बीतने पर भी रामनगरी में जिस तरह श्रद्धालुओं का अनवरत प्रवाह बना हुआ है वह कभी उपेक्षित रही अयोध्या की पूरी आर्थिकी बदल देगा। यहाँ हर दिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, जो स्थानीय आर्थिक प्रगति का बड़ा माध्यम बनेगा। इन श्रद्धालुओं से व्यवसायिकों को भी लाभ होगा, जो उनकी जीवन शैली पर गहरा असर डालेगा। भगवान के दरबार में छोटे बड़े और जाति धर्म का भेद नहीं होता है, इसलिए श्री राम मंदिर सामाजिक समरसता का भी बड़ा केंद्र बना गया और राम सभी की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ औपचारिक प्रतिबद्धताएं भिन्न होने के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के नेता पूरी श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे हैं। अयोध्या को केंद्र में रखते हुए जिस तरह आसपास के अन्य जिलों में विकास योजनाएं शुरू हुई हैं, आगे आप देखते हैं कि चलकर उनका भी परिदृश्य बदलना तय है। धार्मिक पर्यटन शुरू से ही योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। काशी में भव्य बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, कुंभ को केंद्र में रखते हुए प्रयागराज के विकास की अवधारणा, मथुरा वृंदावन के विकास की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार ने नैमिसारण, विंध्यधाम, चित्रकूट और पश्चिम के धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने पर ध्यान दे रही है। और इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिए जाने से औद्योगिक विकास के लिए भी दरवाजे खुले हैं। अयोध्या का ही उदाहरण ले लीजिए तो हाल ही में 10,155 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और काशी अयोध्या की वैश्विक पहचान पहले से स्थापित है, लेकिन अब उसका लाभ सिर्फ यहाँ के लोगों को ही नहीं पूरे प्रदेश को मिलेगा।
अब ब्रह्मांड की सबसे चमकीली ज्ञात वस्तु, तो आप देखिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने एक नए क्वासर की खोज की है जो लगभग 32 अरब वर्ष पुराना है। इसका द्रव्यमान 17 अरब सूर्यों के बराबर है। यह न केवल अब तक देखा गया सबसे चमकीला क्वासर है, बल्कि यह सामान्य तौर पर अब तक देखी गई सबसे चमकीली खगोलीय वस्तु भी है। J05294351 यानी कि J0529 फिर डैश आप देखिए 4351 नामक यह क्वासर हमारे सूर्य की तुलना में 500 खरब गुना अधिक चमकीला है। यह अब तक देखे गए सबसे तेजी से बढ़ने वाले एक सुपरमेसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित है, जो हर दिन एक सूर्य के द्रव्यमान के बराबर गैसीय द्रव्यराशि का उपयोग करता है। हमारे सौरमंडल से यह इतना दूर है कि इसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 अरब साल से अधिक का समय लग गया है। क्वासरों को ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। विज्ञानियों की वर्तमान समझ के अनुसार क्वासरों को सुपरमेसिव ब्लैक होल से शक्ति मिलती है। पहली बार 1960 में खगोल विज्ञानियों को अंतरिक्ष से ऐसे प्रबल रेडियो स्रोत मिले जो हमसे 10 से 15 विकास वर्ष दूर थे। चूंकि ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए विज्ञानी अमूमन ब्लैक होल्स की खोज में क्वासरों की मदद लेते हैं। क्वासर की गैसीय द्रव्यराशि को ब्लैक होल अपनी ओर खींचते हैं। ब्लैक होल में क्वासर की द्रव्यराशि लगातार गिरने के कारण उसमें से काफ़ी तेजी से रेडियो तरंगें उत्सर्जित होने लगती हैं और ऐसी तीव्र रेडियो तरंगों के निरीक्षण के आधार पर और यूरोपीय साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में लगे बेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से खगोलविदों ने J05294351 क्वासर के संचालन के लिए जिम्मेदार ब्लैक होल की खोज की है। खोजकर्ताओं का कहना कि हमने एक ऐसी वस्तु की खोज की है जिसे पहले पहचाना नहीं गया था। यह अब तक ज्ञात सबसे तेजी से विकसित होने वाला ब्लैक होल है। यह इसे ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे चमकदार वस्तु बनाता है। J05294351 को 4 दशक पहले साउदर्न इकाई सर्वे में भी देखा गया था, लेकिन यह इतना चमकीला था कि खगोल शास्त्री इसे क्वासर के रूप में पहचानने में विफल रहे थे और यह हमसे लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इससे एक सवाल यह भी उठता है कि खगोलीय मानकों के विपरीत ब्रह्मांड में इतनी जल्दी कुछ ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हो गए। इस खोज से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आकाशगंगाओं के मूल में एक विशाल वस्तु है, जिसका संभवतः अर्थ है यह है कि ऐसी वस्तुएं उन आकाशगंगाओं के विकास में अंतर्निहित हैं। संभव है कि सभी आकाशगंगाएं इन सुपर में से ब्लैक होल्स के आसपास बनी हैं। अच्छा कॉलम जाता है, ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें पढ़ना होगा तो पढ़ लिया करिएगा। ये नवाचार, शिक्षा की दशा दिशा में क्रांतिकारी बदलाव। चलिए ये भी कॉलम अच्छा है, क्या है ये भी एडिटोरियल संपादकीय है, अच्छा है। पिछले सप्ताह 13 फरवरी को ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपार आईडी का शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में अनावरण किया गया है। गौरतलब है कि अपार आईडी प्रत्येक छात्र को एक यूनिक और स्थायी 12 अंकीय आईडी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, डिग्री, औपचारिक या फिर अनौपचारिक क्रेडिट को कौशल क्रेडिट, खेल या सामाजिक कार्य जैसे क्रेडिट के बारीक स्तर तक संग्रहित करना है, जो डिजिटल रूप से सत्यापित होते हैं। और अपार आईडी शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक सुलभ मंच में समेकित करके पूरे भारत में छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को सुव्यवस्थित करता है। वहीं आप देखिए अपार आईडी के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों में क्रेडिट प्रणाली को आगे बढ़ाने और उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का पता लगाना और जिससे अकादमिक क्रेडिट, नौकरी प्रोफाइल और छात्र रोजगार क्षमता के बीच महत्वपूर्ण लिंक पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने की योजना के तहत यह एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। अपार आईडी और स्कूली शिक्षा के विषय में कई महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर सामने आए हैं। हाल के वर्षों में शिक्षा व्यवस्था के डिजिटलीकरण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाता खोलना अनिवार्य बनाया गया, जबकि अपार आईडी में स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को भी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के प्रारूप पर समायोजित करने की योजना है। ऐसे में स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति के लाभ प्रदान करने के साथ उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना आसान होगा। आमतौर पर रोजगार और नौकरी के कारण हस्तांतरण के दौरान बच्चों के शैक्षणिक सत्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
की अनिवार्यता को अपार आईडी के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि छात्रों का डेटा डिजिटल माध्यम से सत्यापित किया जाना संभव होगा। स्कूल शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की स्कूल ड्रॉप आउट दर, परिणाम आधारित शिक्षा की प्रभावी मॉनिटरिंग पर केंद्र सरकार कई नीतियों पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसमें स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा तथा शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने के लिए बड़े डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण किया जाएगा, और जिससे अभिगम परिणामों में सुधार होगा। उपयोगिता की बात करें तो अपार आईडी की आवश्यकता उपयोगिता उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यूनिक और स्थानीय 12 अंकीय आईडी में किसी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा या तकनीक और कौशल आधारित ज्ञान का एक व्यापक डाटाबेस उपलब्ध होगा, और इससे कौशल आधारित मानव संसाधन की आवश्यकता और एक लक्ष्य आधारित कौशल विकास की कार्य योजना पर काम किया जा सकता है। गौरतलब है कि अपार आईडी अनावरण के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल आधारित मानव संसाधन की चर्चा को प्रमुखता दी गई है, जबकि इस दौरान विश्वविद्यालय कानून अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने माइक्रो क्रेडेंशियल को भी शैक्षणिक डिग्री में शामिल करने की बात कही है। ऐसे में स्किल इंडिया, डिजिटल और अपार आईडी को साथ लेकर काम करना और अधिक प्रभावी हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ माइक्रो क्रेडेंशियल छोटी और व्यक्तिगत शिक्षण इकाइयों को व्यापक योग्यताओं में जोड़ा जाता है। याद रहे कि माइक्रो क्रेडेंशियल और स्नातक प्रमाण पत्र या डिग्री के बीच मुख्य अंतर पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले समय का है। जहाँ माइक्रो क्रेडेंशियल आमतौर पर 9 से 12% क्रेडिट तक होते हैं, तब एक पूर्ण स्नातक डिग्री अमूमन 90 की क्रेडिट होती है। वहीं ये योग्यताएं व्यापक शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का काम करती हैं। इस तरह एक क्रेडेंशियल एकल पाठ्यक्रम में वो पूर्ण डिग्री के बीच का अंतर पाटने में सहायक होती है। हालांकि इस पर अभी आवश्यक दिशा निर्देश और इसकी रूपरेखा पर काफ़ी कुछ किया जाना है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को डिग्री क्रेडिट के रूप में उनके एबीसी आईडी में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। याद रहे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट विकल्प के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर एबीसी आईडी के माध्यम से शेष पढ़ाई को पुनः जारी करने का एक माध्यम बनेगा, जबकि किसी डिग्री के दौरान छात्र एक शिक्षण संस्थान से दूसरे शिक्षण संस्थान में शिफ्ट होते हुए अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। वहीं एबीसी पाठ्यक्रम के हिस्से को नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग एवं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जैसे ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ रहे क्रेडिट अर्जित कर डिग्री हासिल करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि जहां एक और किसी छात्र को किसी शिक्षण संस्थान से बेहतर शिक्षा और निवास स्थान बदलने के दौरान अपनी शिक्षा को बेहतर और जारी रखने का एक आप देखते हैं कि एक विकल्प प्रदान करता है। फर्जी डिग्री का मामला देश में कोई नई बात नहीं, जबकि इससे संबंधित कई दिशा निर्देश और फर्जी संस्थान की सूची समय समय पर जारी किए जाते हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि एबीसी और अपार आईडी को आधार एवं डिजिट लॉकर से जोड़कर डिग्री के सत्यापन के साथ ही उसकी निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी और सकती है। संपूर्ण है कि अपार आईडी के अंतर्गत किसी विद्यार्थी के सभी प्रमाण पत्रों क्रेडिट डिजिटल रूप से संग्रहित किए जा सकते हैं, चाहे वे आप देखिए औपचारिक शिक्षा या फिर अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। वहीं अधिकृत संस्थानों द्वारा इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन में समय और मानव श्रम की बर्बादी से बचा जा सकता है, और फर्जी डिग्री के सत्यापन की लंबी प्रक्रिया को आसानी से किया जाना संभव होगा। और देश में शिक्षा व्यवस्था की जटिल संरचना में विविधता लाने के लिए डिजिटल माध्यम एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा में पारदर्शिता। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में पारदर्शिता की चर्चा कई आयामों पर की जा सकती है, जिसमें शिक्षा से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं हो या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऐसे में डिजिटल माध्यम से शिक्षण संस्थानों में समग्र शिक्षा के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं गतिविधियों की वास्तविक समय स्थिति की निगरानी करना आसान होगा। उदाहरण के तौर पर अपार आईडी में विद्यार्थी को मिल रही छात्रवृत्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जबकि लक्ष्य समूह की पहचान कर किसी योजना का निर्माण और उसके क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आउटकम आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण, ड्रॉप आउट दर को कम करना, शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण और उसकी निगरानी करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षण संस्थानों के पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र हेतु एक केंद्रीकृत सहायता डेस्क स्थापित करने की आवश्यकता है।
ऐसे में शैक्षणिक डाटा के डिजिटलीकरण से समस्या की पहचान, उसके निदान में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान तथा उसका विश्लेषण करना जिन पर तत्काल ध्यान देना सुलभ होगा। वर्तमान समय में सभी क्षेत्र जटिल संरचनाओं पर आधारित हैं। ऐसे में संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता कौशल के माध्यम से उचित लोगों का नियोजन किया जा सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता के अलावा किसी भी अन्य कौशल आधारित ज्ञान का प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है। ऐसे में अपार आईडी औपचारिक या अनौपचारिक कौशल आधारित ज्ञान का प्रमाणीकरण और क्रेडिट को कौशल, क्रेडिट, खेल या सामाजिक कार्य जैसे क्रेडिट के बारीक स्तर तक विश्लेषण का माध्यम बन सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के औद्योगिक, सामाजिक, खेल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों के व्यापक ज्ञान का प्रमाणीकरण उससे कौशल के आधार पर आप देखते हैं कि रोजगार मुहैया कराने में आसानी होगी। वहीं संबंधित क्षेत्रों में कुशल लोगों की आवश्यकता को पूरा करना आसान हो जाएगा। अपार आईडी किसी व्यक्ति के शैक्षणिक और कौशल आधारित ज्ञान से जुड़ी सभी प्रमाण पत्रों को संग्रहित करता है। ऐसे में सरकार संबंधित व्यक्ति के रोजगार की स्थिति की निगरानी कर सकता है। हालांकि अपार आईडी की उपयोगिता समय के साथ व्यापक आधार पर की जा सकती है। आवश्यकता है तो इस प्रभावी रूप से लागू करने की। अच्छा कॉलम है, इसी तरह के आर्टिकल आपको पढ़ना है। पुस्तक मेले के झमेले, खरी खरी तंज कसा जा रहा है, चिराग की हाँ नहीं में फंसी चुनावी राजनीति। बिहार में सीटों को बंटवारे को लेकर हिंदी और हिंदू के प्रेरणा महर्षि दयानंद, समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध अभियान चलाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिने जाते हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा हेतु उनके योगदान को अतुलनीय कहा जा सकता है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को याद करना भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को गंगाजल से सींचने के समान है। पिछले साल इन्हीं के दिनों उनके 200वें वर्ष का उत्सव आरंभ हुआ और 12 फरवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था। उनका अवसान, ये आप देखेंगे, स्वामी दयानंद की बात हो रही है। ये आप देखिए 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था, ना कि 1924। कई बार ये गलत छप जाता है ना। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी डेथ हुई थी। और श्रद्धांजलि के तौर पर लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक आप देखते हैं वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आज देश विदेश में इसके 800 से भी अधिक शिक्षण केंद्र हैं। और वेदों की ओर लौटने का मंत्र देने वाले उनके शिष्य स्वामी सिद्धानंद सरस्वती ने इसके बाद गुरुकुल आरंभ किया। आज देश में आप देखिए 400 से ज़्यादा गुरुकुल ज्ञान की अलग जगह रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, सौराष्ट्र में। टंकरा के से आरंभ हुई उनकी यात्रा का अंत राजस्थान के अजमेर में हुआ। अपने ही परिवार में बीमारी और मृत्यु देखकर उनके जीवन में बैराग उत्पन्न हुआ। इसी वजह से 22 वर्ष की तरुण अवस्था में ही उन्होंने घर त्याग दिया। फिर वह सन्यासी हो गए। लोक शिक्षा में आजीवन लगे रहे और कुरीतियों और रूढ़ियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने वाले आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता साबित हुए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के प्रयासों के बावजूद आमरण रूढ़िवादियों के निशाने पर बने रहे। उनके जीवन काल में भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रही। सनातन धर्म की पैरवी करने वाले समाज के पतन का रहस्य इस दास्तान में देखने वाले पहले ऋषि भी वही साबित होते हैं। हालांकि समाज में सनातन धर्म की बातें उस दौर में भी होती रही, परंतु यथार्थ के धरातल पर पाखंड और कुरीतियों का बोलबाला कायम था और वास्तविक जीवन से सनातन तत्व के गायब होने का व्यापक असर राजनीति पर भी पड़ा। इस्लाम और ईसाइयत की बुलंदी इसी का परिणाम था। धर्मांतरण का खेल चरम पर पहुंच गया। राजनीतिक योजना के तहत निरंतर भारतीय संस्कृति और धर्म के पतन का कारोबार एकेश्वरवाद के नाम पर चल रहा था। उसी दौर में वेदों में वर्णित धर्म के एकेश्वरवादी होने की व्याख्या करते हैं और लक्ष्य साधने के उद्देश्य से मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। निश्चित ही यदि दयानंद नहीं होते तो शायद ही आज कोई हिंदू इस भूभाग में शेष नहीं होता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति देखकर सहज ही इसका कल्पना की जा सकती है। भारतीय अस्मिता का यह संकट विकराल हो रहा था। यहाँ गाय को धर्म और अर्थ का प्रतीक माना जा रहा था। इसके बावजूद गौकसी में लगातार वृद्धि
होने लगी। गायों की दुर्दशा रोकने के लिए उन्होंने गौरक्षा आंदोलन शुरू किया। आज सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह राम राज का प्रतीक है। राम और कृष्ण की धरती पर जिस संस्कृति का विकास हुआ है, गाय और अयोध्या उसी की अभिव्यक्ति है। जिस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू हो, उस देश में प्रशिक्षण और राजकाज का माध्यम उर्दू, फारसी और अंग्रेजी थी। राष्ट्रीय स्तर पर भाषा की गुलामी को चिन्हित कर उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रोत्साहित किया। इस मामले में गांधी भी उनका अनुसरण करते हैं। हिंदी बोलने व लिखने वाले लोग उनके ऋण से क्या कभी मुक्त हो सकते हैं? पिछले 200 वर्षों में हिंदी की उन्नति हुई है। यह उनकी ही तपस्या की सफलता का प्रतीक है। स्वतंत्रता के संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय एक दशक पुराने आर्य समाज ने इसे बाबुओं के सालाना जलसा का मंच मानकर इससे दूरी कायम रखी। 3 साल के बाद आर्य समाज भी इसमें शामिल हुआ। क्या आर्य समाज के सहयोग के बिना कांग्रेस को सफलता मिलती? आज इस सवाल पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन में भी उनकी भूमिका है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार अजीत सिंह और उनके भतीजे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों क्रांतिकारी महर्षि दयानंद के ही मानस पुत्र थे। बाल गंगाधर तिलक उनके स्वदेशी राज के सपने को साकार करते हुए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बुलंद करते हैं। लाला लाजपत राय आर्य समाज को माता और महर्षि दयानंद को धर्मपिता बताते। महर्षि अरविंद और पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता माना था। आज हिंदू को मिलती सफलता में उनके तप का ताप महसूस किया जा सकता है। गुरुकुल कांगड़ी के साथ हरियाणा के झज्जर में गुरुकुल स्थापित किया गया था। इसकी दशा दयनीय है। केंद्र और राज्य की सरकारों को ऐसे राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी है, ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। देखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।